आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद सबसे जरूरी काम होता है कि उसका सॉल्यूशन आपके पास तक हो, वो भी सटीक लेवल का सॉल्यूशन। अब इसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के पर शिफ्ट देखने को मिलते हैं। अब टोटल शिफ्ट जो इसके अंतर्गत हुई है वो कौन कौन सी हुई है? देखो 6 तारीख को हुई थी, 6/3 को हुई थी, 9 से 10:30 सुबह दोपहर शाम, 6 तारीख की ये शिफ्ट है, 9 और 10। तो 6, 9, 10 में एग्जाम था और खतरनाक लेवल पे जो जो एग्जाम इसके अंदर आया है उसको अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। लगभग 1 से लेकर सवा घंटे के अंदर ये 90 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर उतनी डेप्थ देखने को नहीं मिली जितनी हर बार देखने को मिलती थी ग्रेड 3 में। तो क्वेश्चंस को बेसिक लेवल पे ही रखा गया है, तो इनकी बेसिक लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे और बात करते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी बन सकते हैं। ठीक बात, चलो बेहतरीन तरीके से पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन के रूप में एस कृष्णन की नियुक्ति किस निकाय के द्वारा होती है? देखो कोई भी बैंक है, बैंकों के अंतर्गत जो मेजरली अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? सर क्या नीति आयोग है? सर नीति आयोग केवल एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसका काम कभी भी ये नहीं होता कि यह किसी भी प्रकार से, इसका काम कभी भी ये नहीं होता कि यह किसी के अपॉइंटमेंट के अंदर भागीदारी ले। तो अपॉइंटमेंट में भागीदारी इसकी कभी नहीं रहती। एक थिंक टैंक है, इसका जो निर्माण है वो 1 जनवरी 2015 को ऑफिशियल लेवल पर किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हमारी देखने को मिलती हैं जो निर्मला सीतारमन जी हैं। ये भी यहाँ पर कोई भागीदारी नहीं लेती। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में स्टैब्लिशमेंट होता है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है और इसका काम केवल इंश्योरेंस कंपनियों को देखना होता है, उसका विनियमन करना होता है। इसका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश होता है 1935 1 अप्रैल को। और अगर हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो सर इसका राष्ट्रीयकरण आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रीयकरण कब देखने को मिलता है? नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण आपको देखने को मिलता है 1949 में। तो इसमें भी आप सटीक लेवल पे याद रखेंगे। करेक्ट आंसर वुड बी डी। आगे बढ़ता है अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको देखने को मिल रहा है। इसके प्रथम अधिवेशन के दौरान पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट 1885 में होती है। दादा भाई नौरोजी वो पर्सन है जो इंडिया के हैं और इसके एस्टैब्लिशमेंट में साथ थे। वैसे तो इसके फाउंडर के तौर पर याद रखे जाते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स याद रखे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी आपके इसमें शामिल हैं। दूसरी बात आपको दादा भाई नौरोजी के साथ ये भी देखने को मिलती है बदरुद्दीन तैयब इसमें शामिल है, तैयब भी इसमें शामिल देखने को मिलते हैं। और अगर पहले अधिवेशन की बात करते हैं वो 1885 में आपको होना था पुणे में। कहा होना था? होना था कहां पर? पुणे में, पर हो नहीं पाया। होना था पुणे में, हो नहीं पाया, तो फिर ये कहां पर होता है? सर जब ये पुणे में नहीं हो पाया तो ये होता कहां पर है? सर जी यह होता है बॉम्बे में, तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में होता है, बॉम्बे में होता है। और तब पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन है, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको देखने को मिलते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको देखने को मिलते हैं, वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। करेक्ट आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो पहला जो सेशन होता है इसमें 72 लोग भाग लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगले सेशन में आते हैं एक नॉर्मल मेंबर की भांति। एक कई बार ना रेलवे में सवाल बन जाता है कि भाई कौन से पर्सन पहली मीटिंग में नहीं आए थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं आए थे, लेकिन चंद्रपाल फिरोजशाह मेहता शामिल। ठीक बात, टोटल 72 लोग थे जो पहली मीटिंग में शामिल हुए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने है, हॉक 360 अत्याधुनिक निगरानी तकनीक के लिए हाल ही में हुआ 131 मिलियन का सौदा किन दो देशों के बीच में होता है? हॉक आई जो है किस किस के बीच में हुआ है बताइए। सर इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है, भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। कई बार ना ये जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं इसका बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। इसलिए समुद्री निगरानी है या हमारे बॉर्डर्स की निगरानी है उसके लिए किया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। किस पे काम करता है? वर्क्स ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर यह काम करता है, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो याद रखेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इंडिया और रशिया का बीच में अभी सौदा हुआ था ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर, तो अभी फिलहाल में वह दोबारा से ट्रंप के आदेश के बाद ये दोबारा खुल चुका है। हालांकि भारत के लिए शर्म की बात है बट स्टिल खुल चुका है। भारत और यूक्रेन के अभी 6 लोगों को मणिपुर से अरेस्ट किया गया है, ये कल की ही बात है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, भारत संविधान के 240 के दायरे में किन केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? कि 240 के अंतर्गत कौन शामिल होने की बात की जाती है? सर अगर हम बात करते हैं रिसेंटली चंडीगढ़ को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है आर्टिकल 240 के अंतर्गत। 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। अब बात है कि चंडीगढ़ को इसके अंतर्गत लेके आया जाए। ठीक है, याद रखना
अगर हम बात करते हैं क्या दिल्ली और पुदुचेरी इसमें है, सर दिल्ली और पुदुचेरी पहले से ही इससे बाहर है और वो हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप देखेंगे कि यहाँ पर विधानसभाएं हैं, तो जहां पे विधानसभाएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते। बट हाँ, अभी रिसेंटली चंडीगढ़ को इसमें लाने की बात की जा रही है। कारण है कि चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत लंबे टाइम से पंजाब के जो गवर्नर है वहीं चल रहे हैं, बंडारू दत्ता रहा है। बट अभी बात चल रही है कि चंडीगढ़ के लिए हम अलग से प्रावधान इसके अंतर्गत करें। पांचवा प्रश्न है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारतीय सरकारी कानून एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ कलकत्ता में आपका प्रावधान करता है इसकी स्थापना का। सर बहुत खतरनाक लेवल पे आपको सवाल देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है, पूछा है कि एस्टेब्लिशमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता के अंदर एक चीफ जस्टिस और अदर जजेस के साथ। ये किसके साथ होती है? सर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आपको देखने को मिलता है, इसी की बेसिस पर बनता है। और यहाँ जो वन चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, उनका नाम था एलिजा इम्पे नाम था। और जो अदर 3 लोग जो अदर है वो कौन कौन है? 3 अदर जजेस आपको कौन कौन देखने को मिलते हैं? सर वो है हाइड, लिमेस्टर एंड चैम्बर्स। हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चैम्बर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 अदर जो, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसी एक्ट के बेसिस पर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी आया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी देखने को मिलता है। तो जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग है, जो इसी के बेसिस पर आता है, याद रखिए। इसके अलावा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ये बंगाल के गवर्नर जनरल को अवध व उड़ीसा पे सत्ता स्थापित करने की पावर देता है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के काम 2 भागों में बढ़ जाते हैं। और पूछे चार्टर एक्ट 1793 कंपनी को 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे, न्यायिक कार्य, राजस्व कार्य बढ़ जाते हैं और कंपनी का एक अधिकार थोड़ा और बढ़ जाता है। लीजिए, केंद्र बजट 2021 के दौरान भारत में किसान को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उपज के कुशल हवाई परिवहन की सहायता हेतु कौन सी पहल शुरू की गई थी? एग्जैक्टली क्या था कि ये हुआ था केंद्रीय बजट में 2020-21। ये बहुत बहुत ही अजीब बात है कि 2021 के सवाल आज भी आ रहा है। बट इसके अंतर्गत क्या था, तो इसमें ना एक पहल शुरू की जाती है जिस पहल का नाम था आपका कृषि उड़ान योजना स्कीम। तो जो कृषि उड़ान योजना स्कीम है वो इसके अंतर्गत शामिल होती है और इसका ऑब्जेक्टिव सीधे तौर पर यही रखा गया था कि कृषि उत्पादकों को हवाई मार्ग से देश विदेश में पहुंचाना, ठीक है, याद रखना। और इसके अंतर्गत आप याद रखना कि किसान की आय को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव यही था ताकि किसानों की सप्लाई जो होती है कि उनको कोई बीज चाहिए, उत्पादन चाहिए, तो वो हवाई मार्गों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सके। जून 25 में भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने हर्ट लैंप लिखी। तो हर्ट लैंप जो है यह किस मामले में बात करती है? सिर्फ कास्ट, रिलीजियस और ऑपरेशन के बारे में बात करती है। कमाल की बात यह है कि हर्ट लैंप को जो है बुकर अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है 2025 वाला, इसलिए बहुत अधिक चर्चा में ये रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जाति और धर्म उत्पीड़न की बात करती हैं। ये कन्नड़ भाषा में लिखती हैं। जो बानो मुश्ताक है उनको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, कन्नड़ भाषा में लिखती हैं। दीपा भिष्टी नाम की एक महिला देखने को मिलती है, दीपा भाष्ती ने इसको ट्रांसलेट किया है। तो हर्ट लैंप जो है इसको ट्रांसलेट दीपा भाष्ती ने किया है। तो इसको ट्रांसलेट कौन करता है? सर दीपा भाष्ती के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, दीपा भाष्ती के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। कमाल की बात है। 8वें नंबर का, उत्तर पश्चिम भारत की लूनी नदी की विशिष्ट जल निकासी विशेषता की सबसे अच्छी तरह से कौन सा विकल्प बताता है? जो लूनी नदी है इसके बारे में बेस्ट विकल्प कौन सा बताता है, बताएं। सर लूनी नदी की बात करते हैं। सर लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है, अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। इसका इनलैंड ड्रेनेज है, अंतः स्थलीय इसका अपवाह है, ठीक है, याद रखना। लूनी नदी का जो पानी है वो बालतोरा के बाद खारा हो जाता है, उससे पहले खारा नहीं होता। तो याद रखना, इट टर्मिनेट इन लैंड सॉल्ट मार्श इन द रेन रीजन विदाउट रीचिंग द सी। यह समुद्र के तट तक पहुंचे बिना यहाँ पर पहुंचती है, ठीक है, याद रखना। सीधे अरब सागर में पहुंच ही नहीं पाती, ये अपने मुहाने पे बड़े अच्छी तरीके से डेल्टा बना नहीं सकती क्योंकि पहुंचती नहीं है। हिमनद प्रेरित है, बारहमासी नदी है? सर नहीं है बारहमासी नदी और ना ही ये हिमालय से निकलती है। कमाल की बात है। 9वें नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी की बात करता है। सर 338 में एनसीएससी आपको देखने को मिलता है।
330 के अंदर बताया जाता है एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आपकी सीटें आरक्षित रहेंगी। लोकसभा में सीटें आरक्षित रहेंगी। 84 सीटें यहाँ और 47 सीटें यहाँ, और ये रिजर्व रहने वाली है। 350 के अंतर्गत बताया गया कि हिंदी को डेवलपमेंट करना ये हर एक राज्य का काम होगा। 338 में बताया गया एनसीएससी के बारे में, 340 में बताया गया एनसीओबीसी के बारे में बात की गई है। 338 ए के अंतर्गत बात की जाती है, 338 ए है तो ये बात करता है एनसीएसटी के बारे में। शुरुआत से नहीं था, 2003 में इसको शामिल किया गया, 3 में इसको शामिल किया जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। राइट, 10वें नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सी नर्तक ओडिशा की अपनी महारत और शिक्षण के लिए जानी जाती है? सर अगर हम बात करते हैं कौन से नर्तक, अब ये महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम यह कुचिपुड़ी से है, ये कुचिपुड़ी से है। सितारा देवी कथक से है, कथक कला मंडलम जो है यह आपके कथक कली से है। तो बचे कौन? केलुचरण मोहपात्रा, रिलेट करते हैं ओडिशी से और ओडिशी महानृत्य को ये करते हैं। जो ओडिशी नृत्य है याद रखना, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, और ओडिशी नृत्य जो होता है वो लगभग भरतनाट्यम के समान ही होता है और एक क्लासिकल डांस है, और इसका जो पहला चरण होता है वो मंगल चरण के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न 11वें नंबर का है, बताइए छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की बात करता है? बताएं। सर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कोल एंड आयरन और बहुत खतरनाक लेवल पर पाई जाती है, कोयला और लौह अयस्क निक्षेप खतरनाक लेवल पर पाया जाता है, और यह छोटा नागपुर पठार, इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। टिस्को जैसी कंपनी यहीं पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें बस एक ऐसा मीडियम मिल जाए कि हम खतरनाक प्रकार से पूरी रेलवे को एक वीडियो में कवर कर लें, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, टेक्नीशियन या कोई भी पेपर है, देखो 2026 में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई गई है 2026 के आरआरबी की जीके को लेकर। ये रेलवे की जीके है 2026 की। मेरे लाल ये वीडियो 26 घंटे 12 मिनट 54 सेकंड की है, इसमें सब कुछ कवर किया गया है, मतलब कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजिक और कंप्यूटर, मतलब वही कंटेंट जो सिलेक्शन दिलाता है। यूट्यूब पर पूरा बैच एक वीडियो में है, वो ये वीडियो है, और ये आपको कहीं और नहीं बल्कि अपने ही चैनल जीताना जीएस पर देखने को मिलेगी। बट इसके अलावा अगर आप रेलवे का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मौजूद है, मात्र एक नॉमिनल सी फीस में, वो भी 2 साल की, तो उसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं और खतरनाक लेवल पे अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ठीक बात है, आगे हम बात करते हैं, बताइए। चलो सर, ये मैंने आपको बताया। 12वें नंबर की हम बात करते हैं कि 12वें नंबर में सवाल आपका पूछा गया है, वो देखते हैं। सर यहाँ पर नारों की बात की गई है, चलो, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम इज आवर गोल एंड वी शैल अचीव, स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य और हम इसे प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिबर्टी इज आवर ड्रीम, नहीं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, यह इनके द्वारा कहा गया है। इनको लोकमान्य भी कहा जाता है। वैलेंटाइन शरोल एक ब्रिटिश राइटर है और वो कहते हैं कि लोकमान्य तिलक ही भारतीय अशांति के जनक हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया। 13वां सवाल, किस देश ने ऑटोमोटिव नवीकरणीय ऊर्जा में भारतीय उपायों के संबंध में भारत के साथ WTO विवाद पर परामर्श का अनुरोध किया है? अब ये समझना, ऑटोमोटिव का मतलब क्या होता है, जो आपको देखने को मिलते हैं अपनी कार वगैरह को लेकर, कार और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर इंडिया का और चाइना का एक विवाद चल रहा है जिसको WTO सुधारने में लगा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना। ब्राजील में अभी रिसेंटली हमारा जो इफ्को कंपनी है उसने अपना प्लांट स्थापित किया है, कहाँ किया है? ब्राजील में किया है। अमेरिका के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड रिलेशन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विश्व के अंदर ग्लोबल लेवल पे हम बात करते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंकिंग कैसी है, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे इंडिया है ग्लोबल फायर पावर में। त्रिपुरा और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो आपके हाथ ढोल होते हैं, हैंड ड्रम होते हैं, इसको किस वाद्य यंत्र का वर्णन इसमें किया जाता है? याद रखना सब, दमा जो होता है, दमा, दमा का यहाँ पर काम किया जाता है। आपका चाब्रुंग भी देखने को मिलता है, क्या चाब्रुंग यहाँ पर यूज होता है? सर ये सिक्किम में, नेपाल में यूज होता है, ये सिक्किम नेपाल वगैरह में यूज होता है।
चाबुंग सिक्किम वगैरह में यूज होता है, नेपाल में यूज होता है। दावंडी आपको जो देखने को मिलता है कि दावंडी क्या यहाँ पे यूज होता है, नहीं सर, दावंडी आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता, मणिपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ढाक आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। दमा जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। यह एक प्रकार का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, ढोल वाला है तो परक्यूशन ही होगा, पीटने पर आवाज करता है। ठीक है, याद रखना। ढाक मेजरली नॉर्थ इंडिया के साथ साथ बंगाल में भी यूज होता है, इसमें भी याद रखना, कभी भूल जाओ। अखंडता, समानता और धर्मनिरपेक्ष, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारत के संविधान में जोड़े गए। 24वें संविधान संशोधन 1971 किस लिए फेमस है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 कई बार इसलिए भी फेमस मान लिया जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से आपके कहे जाते हैं कि भारत के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इसमें परिवर्तन किया गया। 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को 31 आर्टिकल को 19 के पहले के एफ आर्टिकल को 300 में भेज दिया गया। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई। बहुत बढ़िया। 16 सवाल है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? एक आपका अभियान शुरू होता है, आपकी पूंजी आपका अधिकार, तो पूछा जाए ये किसका है? एग्जैक्टली क्या है? सेबी, आरबीआई और इरडाई, इन संस्थाओं ने मिलकर इस अभियान को शुरू किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वैध दावेदारों को लावारिस वित्तीय संपत्तियों को त्वरित निपटान और उचित वापसी की सुविधा प्रदान करना, फैसिलिटी स्पीडिंग सेटलमेंट और राइटफुल रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट टू लेजिटिमेट क्लेमेंट। मतलब जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनकी जो संपत्ति होती है वो उनकी नॉमिनी तक पहुंच पाए, इस चीज के लिए इन तीनों ने मिलकर काम किया था। बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, इस सब के लिए ये सारा काम किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? भाई ये 7.3 कर दिया गया, भाई 7.3 कर दिया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है, एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति, ये 2016 में गठित हुई थी और इसी ने कहा है कि इंडिया के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 26 है, ये 7.3 कर दिया जाना चाहिए, 7.3 कर दिया जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही जाती है। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानव विकास सूचकांक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें क्या चीज शामिल नहीं? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट शुरुआत से नहीं था, इसको शुरुआत की जाती है एचडीआई की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में इसको शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ये मिलकर इसको शुरू करते हैं। और अगर पूछा जाता है कि भाई क्या शामिल नहीं है, सर मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं, ज्ञानवान होना, जीवन का एक उचित मानक होना, लंबा और स्वस्थ जीवन होना, ये तीनों है, लेकिन यहाँ ह्यूमन सिक्योरिटी इसका डायरेक्टली हिस्सा नहीं। ठीक बात है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, आय। चलो बताइए, किस ब्रिटिश कानून ने पहली बार जो हमारा प्रांतीय बजट है इसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया? यानी प्रांत का बजट अलग हो गया, केंद्र का बजट अलग हो गया। ये 1919 के अधिनियम में किया जाता है क्योंकि यहीं पर प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था, क्योंकि प्रांतों में जब द्वैत शासन शुरू हुआ तो उसी के बेसिस पर यह किया गया था। याद रखना, या प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ, उसी के साथ यह भी शुरू हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, द्वैत शासन आपका शुरू किया गया था, और प्रांतों में जैसे जैसे द्वैत शासन शुरू किया गया लियोनल कोर्टेस के कहने पर, तो ऐसे ऐसे ये काम भी किया गया। अगर हम बात करते हैं क्या 1935 का अधिनियम ऐसा काम करता है? बिल्कुल नहीं करता। 1935 के अधिनियम के माध्यम से तो केंद्र स्तर पर द्वैत शासन शुरू किया गया था, तो सेंटर में डायरकी यहाँ पर शुरू की गई, सेंटर डायरकी आपकी यहाँ शुरू की जाती है। 1892 में पहली बार अप्रत्यक्ष वोट है, बजट पर बहस है, ये सब चीज शुरू की गई थी। 20वां सवाल, राष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन 30वीं सीआईआई पार्टनरशिप समिट का उद्घाटन करते हैं, तो ये उद्घाटन कहां पर किया गया है? याद रखना, ये उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है, तो ये उद्घाटन विशाखापट्टनम के द्वारा किया, विशाखापट्टनम में किया गया है, थोड़ा सा याद रखना। सीआईआई भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देता है, निवेश, साझेदारी, इन सब की बात करता है। स्वदेशी जीसैट 7R का वजन 4400 किलोग्राम है, और जो जीसैट 7R है इसके बारे में आपको बताना है कि सर जी यह किसका है। इसको भी रिसेंटली लॉन्च करने की भी बात की गई, इसरो ने बनाया था, LVM-3 से इसको लॉन्च किया है। LVM-3 के द्वारा लॉन्चिंग इसकी की गई है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
इसके द्वारा इसको लॉन्च यहां पर किया गया है। ठीक बात, तो याद रखना ये आपका G-SAT-7R है, 4400 किलोग्राम इसका वजन है। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इंडिया के द्वारा ऐसा किया गया है। ऐसा किसने किया है? इंडिया ने ऐसा किया है, तो इसके बारे में भी याद रखना। ठीक है, चलो। और ये किस लिए है सर? ये इंडियन नेवी के लिए है, फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए ऐसा किया गया है। आगे हम बात करते हैं 22वां सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो शुरुआत की 3 नदियां जो थी, इसका 80% वाटर किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को। 20% दे दिया गया इंडिया को। बाकी इसमें 20% दे दिया गया पाकिस्तान को एंड 80% दे दिया गया इंडिया को। और कमाल की बात यहां पर यह थी कि इसमें मध्यस्थता, मीडिएटरी किसने करी थी? वर्ल्ड बैंक ने करी थी। ठीक बात, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता करी थी। और पाकिस्तान के इस समय राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। भारत के पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नॉन्जिंग में 2025 में तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंतर्गत कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत से हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है? एक इसमें व्यक्ति है जिसने भारतीय पदक जीता है, ज्योति सुरेख वेन्नम भारत की तीरंदाज है, याद रखना। और यह इनके द्वारा यह अवार्ड जीता है। काफी बढ़िया रहेगा। ये नॉन्जिंग में हुई थी आपकी प्रतियोगिता, फाइनल में कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, ज्योति सुरेखा के द्वारा। दीपिका कुमारी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ऑप्शन में दीपिका कुमारी दी गई है, तो ये भी क्या है सर? ये भी एक आपकी तीरंदाज है, आर्चर है, काफी फेमस है, बट इनको कोई अवार्ड नहीं मिला। भारत संविधान में कौन सा संशोधन जीएसटी से? सर जीएसटी से 101वां संविधान संशोधन है, 122वां विधेयक है, याद रखना। अगर मैं बात करता हूं यहीं पर आपका 97 है, ये किससे रिलेट करता है? सर सहकारी समिति से रिलेट करता है। सहकारी समिति से आपका ये रिलेट करता है, इसमें भी याद रखना। और 100वां संविधान संशोधन सर बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते से रिलेट करता है। 86वें संविधान संशोधन सर शिक्षा से रिलेट करता है। ठीक है, शिक्षा से रिलेट करता है, तो 21A हुआ आर्टिकल, 45 आर्टिकल हुआ और 51A का के आर्टिकल हुआ। ये सब शिक्षा से हैं और ये सब इसी के माध्यम से एड ऑन हुए हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम? इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। 2695 किलोमीटर आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ये है अन्नामुडिंग, 2695 मीटर्स, सबसे ऊंची चोटियों में से एक। एराविकुलम नेशनल पार्क यहीं पर है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पश्चिमी घाट की नहीं है डोडा बेटा। देखो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, बट ये पश्चिमी घाट की नहीं। महाबलेश्वर से गोदावरी निकल के जाती है, महाबलेश्वर से निकलती है गोदावरी। या मजा। 26वें नंबर का सवाल है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता? ठीक है, अगर हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय का मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ना हो, इसका जिक्र नहीं है। 1993 में बनता है पर इसका जिक्र नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 324 है, इसके लिए आर्टिकल 315 है, इसके लिए आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी 315, इलेक्शन कमीशन 324। अगला सवाल पूछा है कि भाई साहब 2025 में जो 15 सितंबर को आपको देखने को मिल रहा है डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, इस थीम किसकी स्मृति में? इंजीनियर्स डे। देखो मोगादेशम विश्वेश्वरैया जी, इनकी स्मृति में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, मोगादेशम विश्वेश्वरैया जी के बारे में जाना जाता है। जो मैसूर है, आधुनिक मैसूर है, इसके जनक भी यही माने जाते हैं। 1955 में इनको भारत रत्न भी मिला था। जो आपको कृष्ण राज सागर डैम है, हैदराबाद में बाढ़ संरक्षण प्रणाली है, वो सब इन्हीं की देन है। तो याद रखना, इनको कहा जाता है इंजीनियर्स डे का निर्माता। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास आरआईडीएफ भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्या भाई साहब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है, यह किस वर्ष आपका स्थापित किया गया है, इसके बारे में बताइए। आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड इसको स्थापित करता है। 95-96 में स्थापित किया गया था भाई नाबार्ड। अब नाबार्ड की बात करता हूं, नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड आपका यहां पर बनता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। नाबार्ड खुद कब बनता है? 1982 में। तो आरआईएफ को कब बनाएगा? 95-96, काफी फेमस।
नाबार्ड शिवरमन समिति पे बना था। शिवरमन समिति 1980 की है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए एक उन्नत सर्व इलाका बख्तरबंद वाहन बीवी 710 सिंधु की शुरुआत की है? बताइए। तो बीवी 710 सिंधु लॉर्सन एंड टर्बो के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? लॉर्सन एंड टर्बो के द्वारा बनाया गया है। लॉर्सन एंड टर्बो के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं बाकी कोई है इसमें, हाँ बिल्कुल है। BVSS-10 आपका जो है वो लॉर्सन एंड टर्बो ने यही तो बनाया। ये उभयचर है, एम्बिफियस है। ये नॉर्मल इलाके में भी चल सकता है, दलदली में भी चल सकता है, पहाड़ी में भी चल सकता है। ठीक है, याद रखना। इसको लॉर्सन टर्बो बना। कर्नाटक के अंतर्गत जो साहित्य है उसको त्रिमूर्ति के द्वारा स्थापित किया जाता है। 18वीं और 9वीं सदी में संगीतकार के तौर पर ये उभरे। संगीत जो है ना, कर्नाटक संगीत, उसके लिए है त्रिमूर्तियां। तो त्यागराज भी हैं, मुथुस्वामी आप दीक्षितार भी हैं और श्याम शास्त्री भी हैं। लेकिन स्वाति तिरुनाल, ये इनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो स्वाति तिरुनाल इनका कोई लेना देना दूर दूर तक इससे देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है 30 के बाद अगला सवाल है, 30वीं वरिष्ठ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का जो फाइनल होता है, इसको किसके द्वारा जीता गया? देखो, अगर राजमाता जीजाबाई टाइटल की बात करते हैं, ये मैच कहां पर खेला जाता है फाइनल? तो ये नरेनपुर में, नारायणपुर जिसको कहा जाता है, नारायणपुर में आपका ये खेला जाता है। तो याद रखना, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का फाइनल जो है ये कहाँ खेला जाता है, इसमें याद रखना सर, ये खेला जाता है नारायणपुर में। कहाँ खेला जाता है? नारायणपुर में खेला जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका खिताब रखती है और जो जीतता है उसी को यह अवार्ड मिलता है। और ये है कहाँ पे? नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मानसून की वापसी में सबसे अंत में अनुभव करता है? देखो, सबसे अंत में अगर कोई अनुभव करेगा कि भाई आया ही नहीं शहर, चेन्नई होगा। बट मैक्सिमम फिर यहाँ पे वर्षा भी करता है। तो देखो, अगर हम चेन्नई की बात करें, ये एकमात्र ऐसा मानसून है, क्षेत्र है, जो दोनों मानसून का मजा लेता है। मतलब यहाँ आपके सदर्न वेस्टर्न एंड आपका नॉर्थ ईस्टर्न दोनों ही मानसून यहाँ पर आते हैं। दक्षिण पश्चिमी भी आता है, यहाँ दक्षिण पश्चिमी भी आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी यहाँ आता है और उत्तर पूर्वी मानसून भी यहाँ पर। तो दोनों ही मानसून आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं सबसे कम वर्षा यहाँ कहाँ पड़ती है, जयपुर में और अहमदाबाद में सबसे कम वर्षा पड़ेगी इनमें से। मुंबई में तो भी पड़ जाती है, कोस्टल है ना इसलिए। 33वीं में पूछा गया, मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये आपका कब कहा गया? देखो, मिनर्वा मिल्स का केस 1980 है, तो ये 73 में नहीं होता। चंपक दौराय राजन 51 में हो गया था, मतलब नहीं है। गोलकनाथ का केस 1967 में है। केशवानंद भारती का केस, सबसे बड़ी जजों की बेंच, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी, इसी के अंदर कहा गया था मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। इसी में आपको देखने को मिलता है कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, बट ऐसा संशोधन नहीं जो उसकी संरचना को बिगाड़ दे। 13 जज थे। 34वां सवाल है, पहली जो आपको देखने को मिलती है रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलती है। 16 अप्रैल 1853 में चलती है पहली रेलगाड़ी। तो पूछा जा रहा है कि जो छुक 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 रेलगाड़ी चली चली, ठीक है, याद रखना। तो ये रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच में चली थी? बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। बॉम्बे में जो बोरीवली स्टेशन है वो उसका पहला स्टेशन था। आज के डेट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यूनेस्को की साइट भी है, वही अब विकसित हो गया है। 21 तोपों की सलामी मिल रखी है इसको। दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर आपको इसकी दूरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद है। तो ये 1853 में, इस समय वायसरॉय कौन था? डलहौजी वायसरॉय था। और वायसरॉय कौन था? इसका डलहौजी था, डलहौजी नाम था वायसरॉय। ये भी पूछा जा सकता है कि सर जी इसको किसने संचालित किया था? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, इसने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला 35वां सवाल है, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के वैध तरीकों में से कौन सा नहीं? देखो, 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन, बर्थ, डिसेंट, लैंड एक्वायर और न्यूट्रलाइजेशन। लैंड एक्वायर हो जाए तो आ सकती है, या फिर देशीयकरण की वजह से आ सकती है, न्यूट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं, देशीयकरण का मेथड। तो ये 5 मेथड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पर शादी के द्वारा नागरिकता ग्रहण करना कुछ उल्लेख नहीं।
समाप्ति तीन तरीके से हो सकती है। समाप्ति कैसे हो सकती है? तीन तरीके से, स्वतः, या रद्द कर दी जाए, या फिर आपकी नागरिकता आपसे को उससे वंचित कर दिया जाए। तो ये तीन प्रकार होते हैं, राइट? बेहतरीन। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व 1822 में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध किस जनजाति के नेता ने किया था? रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह में होता है और ये वेस्टर्न घाट में, चित्तूर सिंह ने किया था और ये होता है वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में होता है, पश्चिमी घाट्स में होता है, जिनको सह्याद्री भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, कहाँ? एमएच महाराष्ट्र में देखने को मिलता है रामोसी विद्रोह है। ब्रिटिश शासन ने इसका पूरा विरोध किया था। प्रारंभिक में आदिवासी विद्रोह था, जो आगे चल के बहुत ज्यादा लीड में रहा है। बताइए, इस एजेंसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV बनाने, संचालित करने के लिए 511 करोड़ मूल्य का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT सौदा किया है, ट्रेड ऑफ ट्रांसफर किया गया है। तो ये किस किस के बीच में? सर, ये इसरो के बीच में है, ठीक है, इसरो के बीच में है, और साथ में ये है HAL के बीच में। तो इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये TOT सौदा किया गया इसरो के बीच में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। तो इसमें भी आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सौदे को आप भूलें ना, और आप इस चीज को याद रखें, ठीक बात है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। वीणा की बात आती है तो सर वीणा के बारे में बताइए। सर, वीणा बजाने के लिए काफी फेमस पर्सन हैं, जैसे असद अली खान, तो वीणा बजाते हैं। सितार, अगर सितार आता है तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सपूरी, अभय सपूरी, अभयंकर, ये सब लोग बजाते हैं। तबला बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, सॉरी, तबला जो बजाते हैं जाकिर हुसैन है, अल्लादिया खान है, ठीक है, और अब्दुल लतीफ खान है। अगर मैं इन्हीं की बात करता हूँ, बिस्मिल्लाह खान 2001 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 2001 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इंपॉर्टेंट बात तो भाई सब ये है। करेक्ट आंसर होगा शहनाई। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम संशोधन की समीक्षा के लिए जो 22वीं आपके अखिल भारतीय TDS सम्मेलन है वो कहां पर हो? ये MP में होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं। समिट्स के क्वेश्चन यार बार बार बनते हैं। मैं आपको दोबारा से वही चीज बताना चाहूंगा कि मान के चलो आपको कुछ अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ना है, तो भाई साहब अच्छे लेवल का कंटेंट आप अच्छी जगह से ही पढ़ना। तो मैंने ना आपके लिए सेक्शनल प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है जीत राणा GS पे, करंट अफेयर्स की, तो वहां से पढ़ सकते हो। और जल्दी टेक्नीशियन जैसे एग्जाम है, ALP जैसे एग्जाम है, आपके लिए करंट अफेयर अलग से शुरू भी कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 40वां, भारत में 2025 में इंजीनियर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के बारे में बताइए। M विश्वेश्वरैया जी के लिए मनाया जाता है। डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस आपको देखने को मिलता है 15 सितंबर को, यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मोगादिशु विश्वेश्वरैया जी के लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में बुलियन एक्सचेंज में कौन सा बैंक शामिल होता है? बताइए, जो बुलियन एक्सचेंज होता है उसमें कौन सा बैंक शामिल होता है? सर, एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी बैंक नहीं हो सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में विशेष श्रेणी में ग्राहक के रूप में भाग लिया। IIBX जो आपको देखने को मिलता है ना, ये इंडियन बुलियन एक्सचेंज जो है, IIBX इसको बोला गया है, ठीक है। तो पूरा फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। कहां पर होता है? गुजरात में हुआ है, गिफ्ट सिटी में, गुजरात में होता है, गिफ्ट सिटी में। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल हुआ। विधेय विषयों का संघ, राज्य और संवर्ती सूची में विभाजन भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? भारत के संविधान में 8 अनुसूची। पहली है कि सर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बता दें, दूसरी वेतन भत्ते, तीसरी शपथ के बारे में, चौथी राज्यसभा में आवंटन, पांचवी बताती है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन, छठी बताती है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सातवीं बताती है आपकी शक्तियों का विभाजन, यही इसका जवाब है। आठवीं बताती है भाषा, नौवीं बताती है भूमि सुधार, 10वीं बताती है दल बदल, 11वीं जो बताती है वह बताती है पंचायत, और 12वीं बताती है आपकी नगर पालिका। करेक्ट आंसर होगा भाई साहब इसका 7वीं अनुसूची। 3 अनुसूचियां हैं जिसमें बताया है। संघ में पहले विषय 97 थे, आज की डेट में विषय कितने हो चुके हैं? 100 हो चुके हैं। राज्य में पहले विषय 66 थे, आज की डेट में 61 हो चुके हैं। संवर्ती में पहले विषय 47 थे, आज की डेट में कितने हो चुके हैं? 52 हो चुके हैं। नेक्स्ट 43वां सवाल, भारतीय संविधान ने भाग 18 में
352 से 360 तक कितने प्रकार की स्थितियां बताई हुई है? 3 है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। केंद्रीय बजट 25-26 में एससी और एसटी महिलाएं जो उद्यमी हैं उनके लिए क्या कुछ प्रावधान यहाँ पर किए गए, कितने रुपए बांटे गए? सर 2 करोड़ का बजट दिया गया है इस बार एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो महिला है एससी एसटी हैं उनके लिए इतना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है। 2018 में कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित एफडीआई नीति में संशोधन के तहत सिंगल ब्रॉड रिटेल ट्रेनिंग एसबीआरटी के अंतर्गत क्या बताइए? एसबीआरटी के अंतर्गत जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना रखा गया है? सर 2018 में संशोधन के बाद 100% एफडीआई हो सकता है। पहले 49% था। पहले कितना था? पहले 49% था। अब ये बढ़ा के 100% कर दिया। ठीक है यार। बिरसा 101 नामक जो आपका सिकल सेल रोग है, सिकल सेल रोग है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सिकल सेल रोग है तो ये सिकल सेल डिजीज जो आपको देखने को मिलती है आदिवासी समुदायों के सिकल सेल की समस्या को देखते हुए विकसित हुई है और ये आदिवासियों में इस वजह से इसको नाम दिया गया बिरसा मुंडा। जीन थेरेपी बनती है जिसको कहा जाता है बिरसा 101 इंडिया। लो कॉस्ट जीन थेरेपी है सिकल सेल डिजीज को निपटाने के लिए जिसको बोला गया बिरसा 101 इंडिया में बिरसा मुंडा के नाम पर है ये बनाई गई। बताएं अगला सवाल 47वां पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी औपचारिक रूप से उदारवादी और उग्रवादियों में विभाजित होती है? मतलब कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी यहाँ बनते हैं, दादा भाई नौरोजी आते हैं, तीसरी बार है नौरोजी जी यहाँ पर। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किया था। सेल्फ रूल स्वराज शब्द का पहला प्रयोग 1906 में हुआ। बट ये जो होता है ये होता है आपका सूरत अधिवेशन में। लोग चाहते थे गरम दल के कि लाला लाजपत राय नेता बने, लेकिन जो नरम दल वाले थे वो चाहते थे कि यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के समर्थक रासबिहारी घोष बने। रासबिहारी घोष बने। चुनाव जीते कौन थे? लाला लाजपत राय। समर्थन उनके पास था बट नहीं बने, इसलिए उन्होंने अलग होना ही यहाँ पर मांगा। ये वापस में मर्ज कब होते हैं? 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट है उसमें ये दोबारा से वापस मिल, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। 48वां सवाल ये रहा। 24 जून 25 को शुरू की गई नव्या वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडolescent ये किसके लिए है? नव्या योजना में किस उम्र के बच्चियां आती हैं? 16 से 18 वर्ष की उम्र की जो लड़कियां हैं नव्या योजना में आती हैं। है क्या दरअसल इनको एंटरप्रेन्योर बनाना यह उद्देश्य है। व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना, इनको आप समझिए ट्रेडिशनल ट्रेनिंग दिलाना काम है ताकि यह एंटरप्रेन्योर्स बन सकें कल को। जम्मू और कश्मीर में लंबे रंगीन वस्त्र और लंबे शंखकारी टोपी पहनने वाले पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मतलब जम्मू कश्मीर में डांस होता है तो कौन सा मेजर डांस जम्मू कश्मीर में होता है? सर छोलिया नृत्य यहाँ का नहीं है, हिमाचल का है। हिकात जम्मू कश्मीर का, दुम्हल जम्मू कश्मीर का, हुरखा बॉल यूपी और उत्तराखंड दोनों का। ठीक है याद रखना। छोलिया कहाँ का? छत्तीसगढ़ का देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के हिमाचल के भी कुछ हिस्से में छोलिया होता है। ठीक है याद रखना। तो हिमाचल लिखो, छत्तीसगढ़ रहने दो। यह हिमाचल में होता है और उत्तराखंड में होता है, दोनों जगह होता है। ठीक है। हुरखा बॉल उत्तराखंड और यूपी दोनों जगह होता है। ठीक है याद रखना। अब ये जो है दुम्हल ये वटल जनजाति के द्वारा किया जाता है, वटल ट्राइब के द्वारा किया जाता है। याद रखना। 50वां सवाल भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत बात की जा रही है। 50वें सवाल में बताइएगा। पूछा है इंडो गैंगेटिक मैदान मुख्य रूप से किस विशिष्ट प्रकार के निक्षेपों का दीर्घकालीन संचय के कारण बना है? पूछा है कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है इसको बनने में सबसे बड़ी विशेष भूमिका किसकी है? देखो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो आपके बनते हैं जो कई सौ मीटर तक गहरे हो सकते हैं क्योंकि मिट्टी का निक्षेप वहां पर है। इसमें याद रखना जो एलुवियल सेडिमेंट डिपोजिट्स जो हिमालयन रिवर सिस्टम में पाए जाते हैं, एलुवियल सेडिमेंट डिपोजिट्स हिमालयन नदी प्रणालियां, वो उनके लिए ही किया गया है। याद रखना है इनके बारे में। ठीक बात है। 51वां सवाल बताएं 1855-56 का जो संथाल विद्रोह होता है ये क्यों होता है? देखो अगर हम बात करते हैं नील की खेती जबरदस्ती कराई जा रही थी, इसका वर्णन नील दर्पण बुक में भी है। नील दर्पण को दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, काफी फेमस किताब है। या सिद्धू और कान्हू नाम के जो राजा है
मतलब पर्सन है, आपके शेड्यूल ट्राइब है, ये पर्सन यहाँ पर इसको करते हैं और इस विद्रोह के अंतर्गत जमींदार, महाजन, ब्रिटिश, इन सब की गलती होती है। 55-56 में विद्रोह होता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही सिद्धू और कान्हू को मार दिया जाता है। ये झारखंड के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, संथाल एक क्षेत्र है, वहां पर हुआ था, इसलिए इसका नाम संथाल विद्रोह रखा गया। बाबू जिपैड एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई, किस किस के साथ होती है? सर रशिया, जिपैड एक टर्म है, ये रशियन टर्म है, 10 से 16 सितंबर में आयोजित होती है, रशिया के अंतर्गत ही होती है और पश्चिमी सैन्य परिदृश्य को देखकर यह तैयार की जा रही है कि अगर कल को बहुत बड़ा अटैक अमेरिका के द्वारा किया जाए तो इंडिया उस चीज के अंतर्गत रशिया की जिपैड एक्सरसाइज को देख पाए और रशिया की टेक्नोलॉजी को इंडियन सोल्जर्स आराम से अडॉप्ट कर पाए। इसकी भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। करीबन सितंबर 25 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत किस महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति की पुष्टि की कि SC/ST एक्ट में क्या जरूरी है क्या नहीं। बात को सुनो, कहा गया है इसमें यदि FIR अधिनियम के तहत अपराध प्रकट होती है तो अग्रिम जमानत पूर्णतः वर्जित है। देखो बात को समझना, ये SC/ST एक्ट 1989 में बना, लेकिन 2000 ठीक है 18 और 19 के अंतर्गत इसमें परिवर्तन किया गया। 18-19 में इसमें परिवर्तन किया गया था, 18 ही मानना, और जिसमें कहा गया था अग्रिम जमानत जो है वह पूर्णतः वर्जित है, अग्रिम जमानत इसमें नहीं दी जा सकती। ये बात पहले तौर पर स्पष्ट की जाती है कि भाई जो चीज इसमें रोकी जाएगी सबसे पहले वो अग्रिम जमानत होगी जो पूर्णतः रोकी जाएगी। 54वां सवाल ये रहा, किस भारतीय राज्य में पश्चिमी घाट अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते हैं जो इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अन्नामड़ी चोटी की उपस्थिति को चिन्हित करते हैं? बताइए सर। अगर हम बात करते हैं जो केरला है, भारतीय के पश्चिम जो है पश्चिमी घाट है जो सह्याद्री है, इसमें अधिकतम ऊंचाई तक जो श्रृंखला पहुंचती है अन्नामड़ी, अन्नामड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामड़ी 2695 केरल की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और एराविकुलम नेशनल पार्क भी आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट पूछा WTO का सदस्य भारत कब बना? WTO की स्थापना 1990 में होती है, 1995 में होती है, इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इंडिया 1995 में इसका स्थापना के दौरान ही सदस्य बनता है। इससे पहले GATT चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, 1948 में बना था, लेकिन उसको खत्म करके WTO बनाया गया। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल है, इसरो के चंद्रयान ऑर्बिट की मिशन की बात की जा रही है, चंद्रयान ऑर्बिट की बात की जा रही है, थोड़ा सा इस पे सवाल देखेंगे फिर इसकी चर्चा करते हैं। सवाल क्या, अक्टूबर 25 के दौरान इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटल द्वारा कौन सी पहली वैज्ञानिक खोज की गई है? जो चंद्रयान 2 ऑर्बिटल है इसके द्वारा कौन सी ऐसी खोज है जो मेजर लेवल पे की जाएगी? बात को सर, यहाँ पर इसरो का जो कोरोनल मास इजेक्शन है, जो सन टू द मून है, सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन के चंद्रमा पर प्रभाव पड़ते हैं, ये चीज इस पे खोजी गई है और अभी भी ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ऐसा नहीं काम रुक गया, नहीं, अभी भी काम चल रहा है, इसके ऊपर और भी डिस्कशन चल रहा है। और ये किसके द्वारा था? सर याद रखना, यह चंद्रयान 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का अध्ययन किया था, चंद्रयान 2। अब ये चंद्रयान 2 ऑर्बिटल ही यहाँ पर चल रहा है, इसरो का है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रशासनिक विधेयक जो है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 क्यों आपका लागू किया गया? तो गवर्नेंस बिल है, इसके पीछे का कारण क्या है? खेल निकायों को मान्यता देना और विनियमित करने के लिए नियम स्थापित करना। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी एकेडमी खोल के शुरू हो जाए, खेल में भ्रष्टाचार चल रहा है, बैड मैनेजमेंट चल रहा है, उस चीज को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को वार्ड या शिक्षा के अनुमान के लिए पूछा जा रहा है, ऐसे कर लेते हैं ताकि मुझे साइड भी नहीं होना पड़े। ठीक बात, तो अगला सवाल आपके सामने, इसको समझिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, 11वें मौलिक अधिकार में ऐसा लिखा हुआ है, 51 A के K में ऐसा लिखा हुआ है। तो कमाल की बात है कि सर इसका मतलब है 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। 61 में 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे।
और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे 42वें संविधान संशोधन के चेंजेस को रद्द किया गया था और साथ में जो संपत्ति का अधिकार है उसको 31 और 19 पहले एफ से हटाकर 300 ए में डाला गया। 59वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं, 59th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, वो समझिए। 59th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2011 में पद्म भूषण प्राप्त किया और भरतनाट्यम के कलाकार? वेम्पति चिन्ना सत्यम, सर ये कुचिपुड़ी के हो जाएंगे। गुरु विपिन सिंह, सर गुरु विपिन सिंह आपको मणिपुरी में देखने को मिलते हैं। सीवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम के, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं कलामंडलम को भी एक कथकली की है, सीवी चंद्रशेखर के बारे में याद, ठीक है, याद रखना। और गुरु विपिन सिंह के बारे में बता चुके हैं, मणिपुरी के हैं, तो इनके भी याद है। अच्छा सवाल था ये। तो 60वां सवाल ये रहा, सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है इसको कब हटाया गया? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द को मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया था। कहा था कि इसकी डिग्री क्लियर नहीं है, यानी किस चीज को हम सशस्त्र विद्रोह कहें ये क्लियर नहीं है। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया जाता है कि जो आर्टिकल 352 देखने को मिलता है, आर्टिकल 352 देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत इसका उल्लेख भी किया जाता है। आर्टिकल 352 में 3 बेसिस पर लग सकता है ये, और ये 3 बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। सर ये 3 बेसिस हमें देखने को मिलते हैं, उनको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। 3 बेसिस इसके बारे में कौन कौन से हो सकते हैं। पहला बेसिस हो सकता है सशस्त्र विद्रोह, अब दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा युद्ध की स्थिति। और ये जो सशस्त्र विद्रोह ये अभी जोड़ा गया, इससे पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था, ठीक है। 61वां सवाल, केशव चंद्र सेन भारत में निम्नलिखित में से किस सुधार के प्रमुख नेता हैं? केशव चंद्र सेन, देखो इसमें याद रखना, अब जैसे यहाँ पर है प्रार्थना समाज है, आत्मारामा पांडुरंगा है, पांडुरंग है, पर इनके साथ और भी लोग हैं। ब्रह्म समाज 1828 में आता है, ब्रह्म समाज 1828 में, क्या ब्रह्म समाज 1828 में आता है राजा राममोहन रॉय के द्वारा। आर्य समाज 1875 में आता है, ये किसके द्वारा आता है? सर दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आता है, दयानंद सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में आता है। लेकिन याद रखना केशव चंद्र सेन जो है, अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट किससे करते हैं? ये ब्रह्म समाज से ही करते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, केशव चंद्र सेन 1886 में भारतीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत ही आते हैं, ब्रह्म समाज के सदस्य थे, ठीक है, याद रखना। इनके बारे में पूर्णतः आपको याद रखना होगा, इनके बारे में पूर्णतः आपको याद रखना होगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं सर? कोई भी दूर दूर तक समस्या है? देखो आपके लिए ना जो बेस्ट कंटेंट होता है, जैसे आंसर की कल आई, ठीक है, और अब हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं सो दैट कि आप इसको देख पाए। आंसर की आज आई थी, ठीक है, शाम के टाइम 6 बजे 7 बजे, और अब हम यहाँ आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं एकदम ताबड़तोड़, तो समय लगता है, एफर्ट लगता है, तो उसका थोड़ी ना कदर किया कर। 62वां सवाल ये रहा, 62वें सवाल के बारे में बात करेंगे, इसका भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और बताते हैं। 62वां क्वेश्चन क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है कि यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर भारत में दीर्घकालीन विकास गति देने के लिए तैयार किया गया था? सर हैवी इंडस्ट्री। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे काम करती है। किस मॉडल पे काम करती है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे काम करती है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, इसके जो आपके स्टील या इस्पात उद्योग हैं वो इसी में बने थे, ठीक है, याद रखना। 63वें नंबर का सवाल ये रहा, इसकी हम बात करते हैं 63वें नंबर के सवाल की। बताएं, पहलगांव पर हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, आपने सुना भी था, तो पूछा जाता है इसके जवाब में हमने क्या किया? सर हमने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, और इंडिया ने यहाँ पर 0 टॉलरेंस दिखाते हुए ऐसा किया। ऑपरेशन विजय क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन त्रिशूल है, विजय है, शक्ति है। ऑपरेशन शक्ति तो है हमारा न्यूक्लियर टेस्ट फायर 1998 वाला। ऑपरेशन विजय कारगिल लड़ाई जो हुई थी ना, ऑपरेशन विजय चला था 1999 में, और जो गोवा को हमने शामिल किया था 1961 में, वो भी एक ऑपरेशन विजय ही था। 64वां सवाल, ये भी खतरनाक ही होगा 64वां सवाल, इसकी भी हम बात कर ही लेते हैं। 64वें सवाल के बारे में बताइए, 64वें सवाल का जिक्र करें। सर अगर हम 64वें सवाल की बात करते हैं तो पूछा है कि किसी निजी भारतीय कंपनी ने हाल ही में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनकर मील का पत्थर हासिल किया है। मतलब जो अपने उपग्रह खुद बना रहे हैं,
जैसे स्पेस एक्स है, अमेरिका में है, वह एक प्राइवेट कंपनी है। अब भारत में भी कुछ इसी प्रकार से वह काम करना चाहती है और इसमें जो अनंत टेक्नोलॉजीज हैं वो इसके अंतर्गत मैचिंग के लिए तैयार है। वो तैयार है कि वो हाथ मिलाएं और इस प्रकार की योजनाओं को और आगे बढ़ाएं। 65वां सवाल, मैच द फॉलोइंग का देखो। आमिर अली खान है, अनुष्का शंकर है, टी.एच. विनायकर है, बिस्मिल्लाह खान है। सबसे आसान तो होगा बिस्मिल्लाह खान शहनाई। तो अगर हम देखते हैं ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये बचा और ये बचा। दूसरे हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं अनुष्का शंकर सितार से लेट करेंगी, अनुष्का शंकर सितार बी का 1 होना चाहिए, तो बात खत्म होगी। अली सरोज से होंगे और विनायक राम घटम से। वैसे काफी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज पूछी गई, काफी कॉमन सवाल आपको देखने को मिले। अगला प्रश्न, भारत में संरक्षण और प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसार जो विशिष्ट विशेषता मुख्य रूप से एक जैव मंडल रिजर्व को एक राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है, वो क्या है? Which distinguished feature primarily differentiate a biosphere reserve from a national park in India as per the conservation and the management objective? कंजर्वेशन या मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्या चीज है जो इसको अलग करती है? कोड जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ये 3 क्षेत्र होते हैं जो इसी बेसिस पर बनते हैं। जैवमंडल निर्धारित बफर, संक्रमण क्षेत्र, पर्यटन, आजीविका की अनुमति देते हैं, ये चीज इसको अलग करती है। राइट, चलिए। बायोस्फीयर रिजर्व में होता है कि लोग टूरिज्म वगैरह के लिए आ पाए, ठीक है, लेकिन ऐसा बाकी क्षेत्रों में नहीं होता है ना, याद रखना। कोर में मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, बफर जोन में जाया जा सकता है। 67वां सवाल आपके सामने, बताइए 67वें नंबर का क्वेश्चन है, बताएं। पूछा है कि भारत में संविधान में संशोधन 368 से हो सकता है, राष्ट्रपति शासन 356, 362 के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो अस्थायी हैं, ठीक है, याद रखना। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो अस्थायी हैं, ठीक है, याद रखना। और 372 जो देखने को मिलता है, ये भी एक प्रकार से टेम्परेरी ही काम करता है। ये 372 जो है पुराने कानून को निरंतरता से संबंधित, पुराने कानून बने रहेंगे नहीं रहेंगे तो मना किया जाता है कि नहीं बने रहेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 68वां सवाल। नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मेकादातु परियोजना को रोकने का काम यहाँ पर किया था। तो इस राज्य की याचिका को जो खारिज किया गया है वो किस बेसिस पर किया गया है, बताइए। देखो, मेकादातु परियोजना को रोकने के लिए राज्य की याचिका को खारिज किया गया है, किस बेसिस पर किया गया? ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कर्नाटक का जो मेकादातु प्रोजेक्ट है ये बेसिकली कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही है और इसी वजह से इस पूरी परियोजना को यहां पर रद्द किया। भारतीय संविधान में सभी के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया, यूएस से जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली है, संयुक्त बैठक ली है, कनाडा से जैसे हमने लिया है संघवाद लिया है, ठीक है। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किए गए वाहन माउंटेड लेजर ड्यू MK2A का मुख्य उद्देश्य क्या है? MK2A अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, तो MK2A जो लॉन्च किया गया इसका काम क्या है सर? ये एक ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन है। अगर ड्रोन चल रहा है तो MK2A जो होगा ये ड्रोन को पूरी तरीके से भस्म कर देगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, DEA डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन सिद्धांत के 42 संविधान संशोधन के रूप में भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया? मतलब ऐसी कौन सी चीज है 42 संविधान संशोधन में नहीं हुई? 48 जोड़ा गया, 39 जोड़ा गया, 38 अगर पूछे राज्य को आय स्थिर सुविधाओं में असमानताओं को कम करना, एग्जैक्टली जोड़ा नहीं गया था, इसमें सुधार किया। 39वां टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये तो जोड़ा गया था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 39A को जोड़ा गया है, 39A को जोड़ा गया है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। बट एग्जैक्टली अगर बेसिस पे बात करेंगे इसके अंतर्गत तो इसमें ना आप ये करना कि 38 को रखना, इसमें आप करेक्ट आंसर करना, पर सी तो जोड़ा गया था ना, हाँ जोड़ा गया था, जोड़ा नहीं गया था। अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं कि 39 को
ये इसमें परिवर्तन तो किया गया था कम से कम, 39 में तो परिवर्तन, अब डी आंसर करना है इसका, क्यों? क्योंकि 39 ए जोड़ा गया था ना कि 38। तो मेरे हिसाब से 39 ए जोड़ा गया, 39 नहीं जोड़ा गया, 38 में परिवर्तन किया। तो इसके अंतर्गत आपका सवाल होगा, का जवाब होगा डी सवाल मेरे हिसाब से। अगस्त 25 में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बताइए। सुदर्शन चक्र किस कारण से फेमस हो? सिर्फ क्रिएट ए पावरफुल डिफेंस वेपन सिस्टम, एक बहुत मजबूत वेपन सिस्टम के लिए आपका शुरू किया गया था मिशन सुदर्शन चक्र। क्या शुरू किया गया था भाई साहब? मिशन सुदर्शन चक्र आपका शुरू किया गया था, फेमस रहा, याद है, फेमस रहा है सुदर्शन चक्र मिशन। 73 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शन किया था? सर बिस्मिल्लाह खान ने किया था, शहनाई बजाते। डलहौजी ने कौन सी नीति को एक महत्वपूर्ण कारण बताया? डलहौजी की यार एक नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, 1848 से 56 के बीच में रही है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजा घराना है, कोई राजा का खजाना घराना है, और अगर उसका कोई उत्तराधिकारी पुरुष नहीं है तो वो ब्रिटिशर्स की जमीन हो जाएगी। अब बताओ यार ये कितनी गलत बात है। रानी लक्ष्मीबाई का जो साम्राज्य है वो 1853 में इसी में हड़पा, तो वो चीज पूरी तरीके से गलत। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, इसका कोई लेना देना नहीं है। द्वैध शासन भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यह खत्म कर दिया गया था 1773 के एक्ट में ही। रैयतवाड़ी सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है ये 1820 में था, पर यह एक टैक्सेशन था। 75वां सवाल है, इसके बारे में बात करते हैं। 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन आए हैं? नीतीश कुमार आए हैं, फेमस है जी। निम्नलिखित में से किस आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? जो आकाश एनजी मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, तो किसने इसको लॉन्च किया? सर इसको डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ये कैप्स बना रही है बेसिकली, जो आपकी सबमरीन है ना, आपकी सबमरीन है जो कलवरी श्रेणी की सबमरीन है, उसके लिए एआईपी कैप्स बना रही है, ठीक है। ये आपकी एक मजबूत मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। चलो, सतह से हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल। निम्नलिखित में से किस समिति ने उसके 2009 की रिपोर्ट के लिए जाना जाता है? मतलब गरीबी से संबंधित रिपोर्ट आई थी 2009 में, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बनी थी, 2009 में रिपोर्ट आती है। इसने बताया था गरीबी क्या है। ये कहता है अगर कोई 816 रुपए नहीं कमाता, गांव में रहता है, गरीब है। अगर 1000 रुपए नहीं कमाता, शहर में रहता है, गरीब है। 2009 की बात है। रंगाराजन दोबारा से बनती है, 2011-12 में बनी है, ये 13-14 में रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, याद रखें। सितंबर 25 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट जीतकर स्पीड स्केटिंग में भारत के लिए कौन ऐसा है जो यहां पर गोल्ड लेकर आया है? गोल्ड ही है ना, विश्व चैंपियन। हाँ, अनंत कुमार वेल कुमार है, ये जीते हैं, ठीक है। भारतीय युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा बनी है, काफी उम्र है अनंत कुमार वेल कुमार। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन ये चौथी अनुसूची में होता है। पीछे मैंने अनुसूचियों को भी एक्सप्लेन किया अभी था। अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाली जो आपको देखने को मिलते हैं खासी पहाड़ियां हैं, जो चेरापूंजी हिल्स हैं वो कहां पर है? वो खासी पहाड़ियों में तो देखने को मिलते हैं। इसका जो आकार है वो कीप नुमा है, तो बादल वहां फंस जाते हैं, जिस वजह से वहां वो घूम घूम कर बरसात कराते रहते हैं। आगे बढ़े। डायरकी के स्थान पर प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता किस ब्रिटिश भारतीय सरकारी कानून द्वारा शुरू की गई थी? तो ब्रिटिश स्वायत्ता की बात की जा रही है, और कौन सी ब्रिटिश स्वायत्ता की बात की जा रही है वो समझना। सब प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता यानी आपकी जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एंड यहां पर सरकारी स्वव्यवस्था ये शुरू की जाती है 1935 के अधिनियम में। कारण, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्ता, अगर मैं बात करूं 1935 के अंदर ही यहाँ पर सेंटर में डायरकी भी शुरू की गई थी, सेंटर में द्वैध शासन भी शुरू किया गया था। और वास्तविकता में जो सेंटर में द्वैध शासन शुरू किया गया था, ये वही सेंटर का द्वैध शासन है जो प्रांतीय स्वायत्ता को बढ़ावा देता है प्रांतीय लेवल पर। और इस सवाल 82वां है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का अब तक का सबसे सर्वाधिक रक्षा उत्पादन क्या है? हाईएस्ट एवर रक्षा उत्पादन बजट 24-25 में आता है 1.54 लाख करोड़। रक्षा उत्पादन जो है हमारा 1.54 लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। इसके बाद से ही हम एक्सपोर्ट करने में और बढ़ोतरी करी है। मतलब कि जो हम डिफेंस के सामान बनाते हैं इसको अब आजकल एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा है। याद रखें। 83वां सवाल, कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के दक्षिणी राज्य में उत्पन्न हुआ और पारंपरिक रूप से एक भक्तिपूर्ण भेंट के रूप में मंदिरों में किया जाता, मतलब मंदिरों में भक्तिपूर्ण भेंट रहती है भरतनाट्यम। पहले इसको सादिरट्टम भी बोलते थे, दासी अट्टम भी बोलते थे। अब इसका नाम ही किसने, श्री कृष्ण अय्यर ने चेंज करके सादिरट्टम से ही भरतनाट्यम किया था। अग्नि नृत्य भी कहते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसको दोबारा से पुनर्जीवित भी किया था। डीएसटी और टीटीडीएफ के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है या इसका मेन फोकस क्या है। आईआईटी नया रायपुर में 6G अनुसंधान परियोजना का फोकस क्या है, एक प्रोटोटाइप बनाना है 6G, एक सेल फ्री कम्युनिकेशन, एक सेल फ्री कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की जा रही है जो 5G से कई गुना तेज होगा। और ऐसा देखा जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया बाकी देशों से आगे है अभी तक। और ये कह रहे हैं कि 6G के लिए ये जो टावर है ना, सेल टावर, इनकी जरूरत ही ना पड़े, इनका ये क्या, ठीक है। इसके लिए भी पूर्णतः आप याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी, 85 है। लेकिन फरवरी के अंतर्गत जो रिपोर्ट आती है, फरवरी 2026 में जो रिपोर्ट आती है उस हिसाब से रैंक 75 है। अगला प्रश्न है, भारत अरब सागर या हिंद महासागर को पार करने में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री जो चीजें हैं वह करना की कोशिश कर रहा है। मालदीव के साथ इंडियन ओशन में करेगा। मंगोलिया में तो है ही नहीं, रशिया अफगानिस्तान, क्यों, मालदीव ही है।